बच्चों कक्षा 11 भारत भौतिक पर्यावरण, इस बुक के चैप्टर नंबर 7 जो कि हमारा आखिरी चैप्टर भी है, इसका नाम है बच्चों प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं। इस चैप्टर के आखिरी भाग के अंतर्गत आज हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। पूरा चैप्टर पढ़ने के पश्चात आज हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे बच्चों। तो पहला प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप का, इनमें से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? कौन से राज्य में बाढ़ अधिक आती है? बिहार में, पश्चिम बंगाल में, असम में और उत्तर प्रदेश में। बच्चों वैसे देखा जाए तो चारों राज्यों में ही बाढ़ आती है, चारों राज्यों में ही बाढ़ आती है, लेकिन सर्वाधिक यदि हम बाढ़ की बात करें जो कि ब्रह्मपुत्र नदी से सर्वाधिक मात्रा में पीड़ित पाया जाता है, वो राज्य है असम। सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर बाढ़ देखी जाती है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, उत्तराखंड के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? कौन से जिले की बात कर रहे हैं जिसमें मालपा भूस्खलन आपदा जो थी वो घटित हुई थी? तो उसका आंसर है पिथौरागढ़ जिले में। पिथौरागढ़ जिला जो कि उत्तराखंड में है, वहाँ पर मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी। इसके पश्चात तीसरा है, इनमें से कौन से राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है? अब बच्चों देखने वाली बात है कि सर्दी के महीने में बाढ़ कहाँ पर आती है, अर्थात जहाँ पर सर्दी के महीने में वर्षा होती है। अब भारत में सर्दी के महीने के अंदर वर्षा जो सर्वाधिक मात्रा में होती है वो कहाँ है? कोरोमंडल, तमिलनाडु के तट जो कोरोमंडल है वहाँ पर वर्षा होती है और वहीं पर ही बाढ़ आती है। तो कोरोमंडल है बच्चों, घ यहाँ पर आंसर आएगा तमिलनाडु। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से किस नदी में मजोली नदीय द्वीप स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप जो है मजोली बच्चों, वो कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कौन से राज्य में है? असम राज्य में है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका आंसर आएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर असम राज्य में स्थित मजोली जो द्वीप है बच्चों, वो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप भी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फानी तूफान किस तरीके की प्राकृतिक आपदा है? जो बर्फानी तूफान होते हैं बच्चों वो किस तरीके की है? वायुमंडलीय है, जलीय नहीं है, भूमिकीय नहीं है, जीवमंडलीय नहीं है। तो इसका आंसर आएगा वायुमंडलीय प्रकार की प्राकृतिक आपदा है बर्फानी तूफान। इसके बाद बच्चों 30 शब्दों वाले प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमें 30 शब्दों से कम में देने हैं। पहला प्रश्न है, संकट किस दशा में आपदा बन जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। यहाँ पर देखने वाली बात है कि संकट और आपदा वो किस दशा में यहाँ पर रूपांतरित हो जाता है। तो संकट उस समय आपदा बन जाता है जबकि वह अचानक उत्पन्न हो तथा उसका सामना करने के लिए पूरी तैयारी नहीं हो। तो मैंने पहले भी बताया था बच्चों कि यदि हमें पहले से उस परिघटना के बारे में पता है तो वो संकट है। जैसे कि वनों का उन्मूलन हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसें पर्यावरण में ज़्यादा भेजी जा रही है, आदि प्रकार की क्या है? संकट है। जैसे कि प्रदूषण है, ये संकट है। इसके अलावा अति नगरीकरण है, अति औद्योगिकरण है, ये क्या है? संकट है। लेकिन यदि कोई संकट अचानक से आ जाए, कोई आपदा के रूप में आ जाए, जल्दी से आ जाए, जिसकी हमें पहले से भी तैयारी नहीं हो, तो वो क्या कहलाएगा? आपदा कहलाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, हिमालय और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में अधिक भूकंप क्यों आते हैं? हिमालय और भारत के उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है, हिमालय के जो विस्तारित क्षेत्र है, वहाँ पर अधिक भूकंप क्यों आते हैं? ये हम जानते हैं बच्चों कि भारतीय जो प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से टकराई और टकराने के पश्चात हिमालय की उत्पत्ति हुई। जब हिमालय की उत्पत्ति हुई उसी के साथ में वर्तमान में भी यह प्लेट आगे लगभग प्रति वर्ष 1 सेंटीमीटर की दर से आगे बढ़ रही है। और यही कारण है कि जब ऊर्जा विमुक्त होती है तो वहाँ पर उस क्षेत्र में क्या आता है? भूकंप आता है बच्चों। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि हिमालय तथा भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में अधिक भूकंप आते हैं क्योंकि भारतीय प्लेट उत्तर तथा उत्तर पूर्व की तरफ खिसक रही है और यूरेशियन प्लेट से टकराकर इसमें अधिक ऊर्जा एकत्रित हो जाती है, जिससे इस क्षेत्र में अधिक भूकंप आते हैं। ये चीज़ हम जानते हैं। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय तूफान की उत्पत्ति के लिए कौन सी परिस्थितियां अनुकूल है? जो उष्णकटिबंधीय तूफान या चक्रवात है बच्चों, उसके लिए कौन सी परिस्थितियां पाई जाती है, उसके बारे में वर्णन हमें करना है। और हमें जानते हैं बच्चों, हमने ना केवल इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा है, बाकी जो दूसरी जो हमारी पुस्तक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, वहाँ पर भी इसका विस्तार से अच्छे से अध्ययन किया है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए सबसे पहली और आवश्यक शर्त है उसकी ऊर्जा। वो कहाँ से प्राप्त होगी बच्चों? वो प्राप्त होगी वहाँ पर
गुप्त ऊष्मा से। गुप्त ऊष्मा जो संघनन की प्रक्रिया के पश्चात जो गुप्त ऊष्मा निकलती है बच्चों, वो ही क्या है, इस उष्णकटिबंधीय चक्रवात की ऊर्जा के रूप में काम में आती है। दूसरा, कोरियोलिस बल का होना अति आवश्यक है बच्चों, क्योंकि कोरियोलिस बल के कारण ही चक्रवात आते हैं। जहां पर कोरियोलिस बल नगण्य या शून्य मात्रा में है, वहां पर चक्रवात तो होंगे ही नहीं है, हम जानते हैं। इस तरीके से कुछ चीजें हैं यहां पर हम देखते हैं। पहला है लगातार और पर्याप्त मात्रा में उष्ण आर्द्र वायु की सतत उपलब्धता, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में गुप्त ऊष्मा निर्मुक्त होती है। दूसरा है तीव्र कोरियोलिस बल, जो कि केंद्र के निम्न वायुदाब को भरने ना दे। ये हम जानते हैं बच्चों, यहां पर इसके केंद्रीय स्थिति में निम्न दाब होगा, इसीलिए यहां पर चक्रवात होगा। बाहर कहीं पर उच्च दाब होगा, और बाहर उच्च दाब से अंदर की ओर केंद्र की तरफ पवनें गति करेगी, क्योंकि हम जानते हैं दाब प्रवणता बल के कारण उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवनें गतिमान होती है। तो लेकिन यहां पर कोरियोलिस बल के कारण ये सीधे ना जाकर के घूमती हुई जाती है, और इस घूमने को क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। इसके बाद तीसरा है क्षोभ मंडल में अस्थिरता, जिससे स्थानीय स्तर पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बन सके। जो निम्न वायुदाब क्षेत्र है, यदि वो बरकरार रहेगा तो ही तो चक्रवात रहेगा। यदि निम्न वायुदाब क्षेत्र खत्म हो जाएगा तो चक्रवात भी खत्म हो जाएगा। तो निम्न वायुदाब क्षेत्र लगातार रूप से बना रहे, इसके लिए क्षोभ मंडल में अर्थात ऊपरी वायुमंडल में इसके स्थिरता कायम रहनी चाहिए। नेक्स्ट है मजबूत ऊर्ध्वाधर वायुफान की अनुपस्थिति, जो कि नम और गुप्त ऊष्मा युक्त वायु के ऊर्ध्वाधर बहाव को अवरुद्ध करे। जो गुप्त ऊष्मा युक्त जो वायु है और नम वायु है, उसको बाहर जाने के लिए रोके, जिससे कि उस उष्णकटिबंधीय चक्रवात की लगातार उपस्थिति देखी जा सके। तो यहाँ पर इन आवश्यक शर्तों का होना आवश्यक है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए बच्चों। इसके बाद अगला प्रश्न है, पूर्वी भारत की बाढ़ पश्चिमी भारत की बाढ़ से अलग कैसे होती है? क्योंकि पूर्वी भारत की जो बाढ़ है वो अलग प्रकार की है, और पश्चिमी भारत की बाढ़ है वो अलग प्रकार की है। तो पूर्वी भारत में बाढ़ प्राय बार बार आती है, जबकि पश्चिमी भारत में कभी कभी ही बाढ़ की स्थिति बनती है। पूर्वी भारत में आने वाली बाढ़ पश्चिमी भारत की तुलना में अधिक विनाशकारी होती है, क्योंकि यह अधिकांश जो बाढ़ है बच्चों, इसके कई सारे कारण हैं। एक तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की स्थिति देखी जाती है, इस वजह से यहाँ पर बाढ़ आती है। इसके अलावा यदि हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पर ज़्यादातर जो नदियाँ हैं वो डेल्टा जैसी स्थिति बनाती है, इस वजह से यहाँ पर भी बाढ़ की स्थिति देखी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, पश्चिमी और मध्य भारत में सूखे ज़्यादा क्यों पड़ते हैं? पश्चिमी और मध्य भारत में सूखे पड़ने का कारण क्या है? क्योंकि बच्चों यहाँ पर अनिश्चितता, जो वर्षा की अनिश्चितता है वो ज़्यादा देखी जाती है, और हम ये जानते हैं बच्चों कि जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है वहाँ पर अनिश्चितता भी ज़्यादा देखने को मिलती है। और हम ये भी जानते हैं बच्चों कि मध्य भारत में और पश्चिम भारत में वर्षा अमूमन तौर पर कम देखी जाती है। औसतन रूप से जो दूसरे क्षेत्र है, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत या फिर उत्तरी भारत की बजाय मध्य और पश्चिम जो भारत है, वहाँ पर वर्षा कम पाई जाती है बच्चों। तो पश्चिमी और मध्य भारत में मानसूनी ऋतु में होने वाली वर्षा की अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। यही नहीं है, वर्षा केवल अनिश्चित ही नहीं अपितु अपर्याप्त भी होती है। वर्षा की कमी तथा अनिश्चितता के कारण पश्चिमी और मध्य भारत में सूखे ज़्यादा पड़ते हैं। इस तरीके से हमारा ये प्रश्न हुआ। इसके बाद बच्चों अगले प्रश्न है, जो बड़े प्रश्न हैं, 125 शब्दों से हमें आंसर देने हैं। इसमें पहला है, भारत में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करें और इस आपदा के निवारण के कुछ उपाय बताएं। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र, बच्चों भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं और कौन कौन उनकी निवारण के कौन कौन से उपाय हैं, इसके बारे में 2 प्रश्न यहाँ पर पूछे हैं। तो पहला जो बात है बच्चों वो यह है कि भारत में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों की पहचान। तो भारत में बच्चों मुख्यतः देखा जाए तो 3 प्रकार के क्षेत्र ऐसे हैं जो भूस्खलन से प्रभावित है। एक तो पश्चिमी घाट है, एक बच्चों हिमालयी क्षेत्र है, और एक दक्कन के पठार का क्षेत्र है। तो यहाँ पर तीनों क्षेत्र जो है वो भूस्खलन से प्रभावित है। इसमें विशेषतः यदि देखा जाए तो बच्चों यहाँ हिमालय का जो क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादा भूस्खलन देखा जाता है। इसके अलावा पश्चिमी घाट में भी भूस्खलन की स्थिति देखी जाती है बच्चों। तो भारत में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र भू विज्ञान, भू आकृतिक कारक, ढाल, भूमि उपयोग, वनस्पति आवरण और मानव के क्रियाकलाप के आधार पर भारत को निम्नलिखित भूस्खलन क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। वो कौन कौन से हैं? पहला, अत्यधिक सुभेद्यता वाले क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत अधिक अस्थिर हिमालय की युवा, बच्चों यहाँ पर हम जानते हैं कि हिमालय कैसा है, युवा है।
अस्थिर है। जब ये धीरे धीरे स्थिरता को प्राप्त करेगा तो ये प्रौढ़ावस्था और उसके पश्चात वृद्धावस्था में आ जाएगा। लेकिन वर्तमान में क्या है, युवा है, इसलिए अस्थिर है। और अस्थिर है इसलिए यहाँ पर भूस्खलन की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। अंडमान और निकोबार, पश्चिमी घाट, नीलगिरी में अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, भूकंप प्रभावित क्षेत्र और अत्यधिक मानव क्रियाकलापों वाले क्षेत्र जिनमें सड़क और बांध निर्माण इत्यादि आते हैं, वो कौन से हैं, अत्यधिक सुभेद्यता वाले क्षेत्र माने जाते हैं। इसके पश्चात दूसरे हैं बच्चों अधिक सुभेद्यता वाले क्षेत्र। अधिक भूस्खलन सुभेद्यता क्षेत्रों में भी अत्यधिक सुभेद्यता क्षेत्रों के समान परिस्थितियां पाई जाती है। जो अत्यधिक वाले हैं उन्हीं के समान यहाँ पर अधिक वाले भी पाए जाते हैं। भूस्खलन को नियंत्रित करने वाले कारकों के संयोजन, गहनता और बारंबारता का दोनों में अंतर है। हिमालय क्षेत्र के समस्त राज्य असम के अलावा उत्तर पूर्वी भारत इस क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं, जो कि अधिक सुभेद्यता वाले क्षेत्र माने जाते हैं। इसके बाद बच्चों तीसरा है मध्यम और कम सुभेद्यता क्षेत्र। पार हिमालय के कम वृष्टि क्षेत्र, लद्दाख, हिमालय प्रदेश में स्पीति, अरावली पहाड़ियों में कम वर्षा वाले क्षेत्र, पश्चिमी व पूर्वी घाट, दक्कन के पठार में वृष्टि छाया क्षेत्र में कभी कभी भूस्खलन होता है। इसके अलावा झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, केरल में खदानों, यहाँ पर भी बच्चों देखी जाती है कि खदानों जहाँ पर कार्य किया जाता है, जहाँ से खनिज पदार्थ प्राप्त किया जाता है, उन खदानों और भूमि धंसने से भी भूस्खलन प्राप्त होता है। तो जहाँ ज़्यादा खनिज मिलते हैं वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में हम खदानें खोदते हैं बच्चों, वहाँ पर भी भूस्खलन की स्थिति देखी जाती है। लेकिन ये गौण प्रकार के हैं और यहाँ पर यदि हम बात करें पर्वतीय वाली स्थिति है, वहाँ पर मुख्य रूप से भूस्खलन देखे जाते हैं। इसके बाद है अन्य क्षेत्र। भारत के अन्य क्षेत्र विशेष रूप से राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, दार्जिलिंग को छोड़ पश्चिम बंगाल, कार्बी आंगलांग को छोड़ असम तथा दक्षिणी राज्यों के क्षेत्र भूस्खलन युक्त क्षेत्र है, जो कि अन्य क्षेत्रों में छोटा मोटा वहाँ पर ये भूस्खलन का कार्य होता है। इसके बाद बच्चों इसके निवारण के उपाय कौन कौन से हैं, इसको एक बार हम देख लेते हैं कि भूस्खलन की समस्या का निवारण निम्नलिखित उपायों को अपनाकर किया जा सकता है। कि पहला है भूस्खलन से निपटने के उपाय अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग होने चाहिए। समान रूप से पूरे भारत में एक समान उसके उपाय नहीं किए जा सकते, क्योंकि कारण भी अलग अलग है, क्षेत्र भी अलग अलग है, ठीक है। और कारण और क्षेत्र अलग अलग होंगे तो उसके निवारण के उपाय भी बच्चों कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। अधिक भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में सड़क और बड़े बांध बनाने जैसे निर्माण कार्य तथा विकास कार्य पर प्रतिबंध होना चाहिए। और यदि इन पर प्रतिबंध रहेगा सड़क निर्माण में, बांध बनाने में या अन्य विकासात्मक कार्यों पर, तो वहां पर भूस्खलन की समस्या कम देखी जाएगी। भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों में कृषि, नदी घाटी तथा कम ढाल वाले क्षेत्रों तक सीमित होनी चाहिए तथा बड़ी विकास परियोजनाओं पर नियंत्रण यहाँ पर होना चाहिए। और यही विकास परियोजनाएं बच्चों भूस्खलन को प्रेरित करती है, इसलिए यहाँ पर इसको कंट्रोल होना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों सकारात्मक कार्य, जैसे वृहद स्तर पर वनीकरण को बढ़ावा और जल बहाव को कम करने के लिए बांध का निर्माण भूस्खलन के उपायों के पूरक है। तो वनीकरण को बढ़ावा देना चाहिए, अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, अधिक से अधिक वन लगाने चाहिए। वन लगाने से क्या होगा बच्चों, वन लगाने से जो अंदर की मृदा है, जो पेड़ों की जो जड़ है, वो मृदा को अपने में समेट करके रखती है, इकट्ठा करके रखती है, जिससे कि वहाँ पर कटाव नहीं होता और भूस्खलन जैसी स्थिति नहीं पाई जाती। नेक्स्ट है स्थानांतरित कृषि वाले उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कृषि की जानी चाहिए। सीढ़ीनुमा खेत बनाएंगे तो वह ऊपर से जल बहा करके नीचे नहीं आ पाएगा, और यदि आएगा भी तो एकदम से एक साथ में नहीं आएगा, जिससे कि भूस्खलन की समस्या अपेक्षाकृत कम हो सकती है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सुभेद्यता क्या है, सूखे के आधार पर भारत को प्राकृतिक आपदा भेद्यता क्षेत्रों में विभाजित करें और इसके निवारण के उपाय बताएं। तो यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे गए हैं बच्चों। एक है सुभेद्यता क्या है, दूसरा सूखे के आधार पर भारत को प्राकृतिक आपदा भेद्यता क्षेत्रों में विभाजित करें, और तीसरा है इसके निवारण भी बताएं। तो सुभेद्यता का मतलब क्या होता है बच्चों, कि कोई क्षेत्र है, कोई व्यक्ति है, कोई समाज है, कोई स्थान विशेष है, उसमें इस प्रकार के एक कार्य होना जिससे कि वहाँ प्राकृतिक आपदा आसानी से हो जाए। जितनी ज़्यादा सुभेद्यता होगी उतनी ज़्यादा वहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं हो सकती है। तो सुभेद्यता किसी व्यक्ति, समुदाय अथवा क्षेत्र को हानि पहुँचाने का एक बिंदु है, अर्थात मनुष्य भौगोलिक आकार की विशेषताओं और सामाजिक दशाओं से प्रभावित होता है। दूसरे शब्दों में सुभेद्यता भय की एक सीमा है।
क्या है बच्चों? बहकी एक सीमा है जिस पर एक व्यक्ति या समुदाय अथवा क्षेत्र प्रभावित होता है, कि जितनी ज़्यादा सुभेद्यता होगी उतनी ज़्यादा ही वहाँ पर बह होगा, अर्थात उतना ही ज़्यादा वहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं आने के चांस बन जाएंगे। अब भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्र किस प्रकार से है इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय जलवायु तंत्र में सूखा और बाढ़ महत्वपूर्ण तत्व है। कुछ अनुमानों के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 29% भाग और जनसंख्या का 12% हिस्सा प्रतिवर्ष सूखे से प्रभावित होता है। 5 करोड़ व्यक्ति इससे प्रभावित होते हैं। जब देश के कुछ भागों में बाढ़ कहर ढा रही होती है, उसी समय दूसरे भाग सूखे से जूझ रहे होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर भारत इतना बड़ा देश है, विविधता में एकता यहाँ की पहचान है। तो यहाँ जहाँ एक क्षेत्रों में बाढ़ आ रही होती है, उसी समय सूखे जैसी स्थिति भी देखी जाती है। यह बहुत बड़ी समस्या है, और इस बड़ी समस्या का निवारण हम किस प्रकार से कर सकते हैं इसका भी हम यहाँ पर देखेंगे। ये मानसून में परिवर्तनशीलता और इसके व्यवहार में अनिश्चितता, दो बड़ी बात है बच्चों। मानसून में परिवर्तनशीलता और इसके व्यवहार में अनिश्चितता का परिणाम। अब परिवर्तनशीलता, अनिश्चितता यहाँ पर विशेष रूप से देखी जाती है। ना केवल वितरण, वर्षा के वितरण में भिन्नता देखी जाती है बच्चों, जिससे कि एक स्थान पर अधिक वर्षा, एक स्थान पर कम वर्षा और एक स्थान पर न्यूनतम वर्षा देखी जाती है, उसकी परिवर्तनशीलता। और अनिश्चितता, समय कभी जल्दी आता है, कभी लेट आता है, कभी बहुत ज़्यादा लेट आता है, या कभी सूखे जैसी स्थिति, अकाल जैसी स्थिति देखने को यहाँ पर मिल सकती है। तो सूखे का प्रभाव भारत में बहुत व्यापक है। सूखे की तीव्रता के आधार पर भारत को निम्नलिखित क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से क्षेत्र है बच्चों? पहला है अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र। भारत में राजस्थान के अधिकांश भाग, विशेष रूप से अरावली के पश्चिम में स्थित मरुस्थली और गुजरात का कच्छ क्षेत्र अत्यधिक सूखा प्रभावित है। इसमें राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिले में शामिल है, जहां 90 मिलीमीटर से कम वर्षा औसत वार्षिक वर्षा होती है। 90 मिलीमीटर मतलब 9 सेंटीमीटर बच्चों, इतनी कम वर्षा इस क्षेत्र में पाई जाती है, और 9 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा यदि इस क्षेत्र में होती है। साथ ही बच्चों यहाँ पर सूखे जैसी स्थिति भी, अर्थात अनिश्चितता भी ज़्यादा देखने को मिलती है। इसलिए यह क्षेत्र अत्यधिक सूखाग्रस्त क्षेत्रों में माना जाता है, और अकाल जैसी स्थिति यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलती है। दूसरा है अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र। भारत में राजस्थान के पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश के अधिकतर भाग, महाराष्ट्र के पूर्वी भाग, आंध्र प्रदेश के आंतरिक भाग, कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु के उत्तरी भाग, झारखंड का दक्षिणी भाग तथा ओडिशा का आंतरिक भाग शामिल है, जो कि अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। इसके बाद बच्चों तीसरा है मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र। इस वर्ग में राजस्थान का उत्तरी भाग, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले, गुजरात के शेष जिले, कोंकण के अलावा महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु में कोयमंटूर पठार और आंतरिक कर्नाटक शामिल है। भारत के शेष भाग बहुत कम या न के बराबर सूखे से प्रभावित है। तो यहाँ पर मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र हमने देखे। इसके बाद हम देखते हैं कि सूखे के निवारण के उपाय कौन कौन से हैं, जिससे कि जो हमारे यहाँ पर सूखा आ रहा है बच्चों, इसके निवारण किया जा सके। तो भारत में सूखे की समस्या के निवारण के उपाय निम्नलिखित है। पहला है सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण पर सूखे का प्रभाव तात्कालिक और दीर्घकालिक होता है। इसी कारण सूखे से निपटने के लिए तैयार की जा रही योजनाओं को उन्हें ध्यान में रखकर बनाना चाहिए कि तात्कालिक कौन सा है और दीर्घकालिक कौन सा है। इन दोनों उपायों को ध्यान में रखकर के कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। तात्कालिक रूप से यदि अचानक से सूखा आ जाए तब हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से जो मानव है, जो पशु है, जो वनस्पति है, उनका बचाव हमें करना चाहिए। चारे की व्यवस्था किस प्रकार से करनी चाहिए, अन्न की व्यवस्था किस प्रकार से, जल की व्यवस्था आदि, जो तात्कालिक जो व्यवस्था है, जिससे कि मानव वहाँ जहाँ पर रह रहा है वहाँ पर पशु पक्षी वहाँ पर रह रहे हैं, जानवर वहाँ पर रह रहे हैं बच्चों, वनस्पति आदि जो चीज़ें हैं वो जिंदा कम से कम रह सके। तो ये तो तात्कालिक प्रभाव हुए। और दीर्घकालिक प्रभाव के रूप में हम ऐसे स्थायी कार्य कर सकते हैं जो हो सकता है कि लंबे समय तक हो, 10 से 15-20 वर्ष उसमें लग जाए, लेकिन वहाँ पर भी उसको लगातार प्रयास, दीर्घकालिक प्रयासों में शामिल किया जाना चाहिए। सूखे की स्थिति में तात्कालिक सहायता में सुरक्षित पेयजल वितरण, दवाई या पशुओं के लिए चारे, जल की उपलब्धता, लोगों एवं पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पर सूखे की तात्कालिक जो व्यवस्था है वो इस प्रकार से की जानी चाहिए। और सूखे से निपटने के लिए दीर्घकालिक योजनाओं में विभिन्न कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे कि पहला है भूमिगत जल के भंडारण का पता लगाना। ये भूमिगत जल कहाँ कहाँ पर कितना कितना है, यदि हम इसे
इस प्रकार से सैटेलाइट के द्वारा या नवीन तकनीकी के द्वारा यदि हम पता लगा सके तो ये बहुत अच्छा कदम होगा। दूसरा है जल आदि के क्षेत्रों से अल्प जल क्षेत्रों में पानी पहुंचाना। इसमें सरकार विभिन्न प्रकार के कार्य करती है कि किस प्रकार से यहाँ पर जो जल आदि के जो क्षेत्र है वहाँ से न्यून जल क्षेत्र वालों में स्थान पर पानी पहुंचाया जा सके। तीसरा है नदियों को जोड़ना, बांध व जलाशयों का निर्माण करना। और चौथा है बच्चों यहाँ पर नदियों का आपस में जोड़ने के लिए द्रोणियों की पहचान तथा भूमिगत जल भंडारण की संभावना का पता लगाने के लिए सुदूर संवेदन उपग्रहों से प्राप्त चित्रों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो नदियों को जोड़ने का जो बच्चों प्लान है यह अभूतपूर्व कदम साबित है। यहाँ पर भारत में हालांकि इसमें सन 1999 के समय से इस पर कार्य चल रहा है बच्चों, लेकिन वर्तमान में इस पे बहुत कम कार्य हो पाया है। हालांकि कुछ कमियां रही, कुछ समस्याएं रही वर्तमान समय तक, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी योजना है। हालांकि बच्चों इसमें इस कार्य में बहुत ज़्यादा लागत लगेगी, लेकिन फिर भी यदि अत्यधिक लागत लग करके भी किसी समस्या का स्थायी समाधान यदि हो सकता है तो उसे जरूर करना चाहिए। और ये बहुत बड़ा कार्य होगा बच्चों, ये क्रांति होगी भारत में कि यदि हम नदियों को आपस में जोड़ सके। क्योंकि बच्चों ये जानते हैं, ये देखते हैं कि भारत में एक क्षेत्र में अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति है, वहीं दूसरी ओर वहां पर सूखे जैसी स्थिति भी देखी जाती है। तो दोनों क्षेत्र परेशान है, दोनों क्षेत्र समस्या से ग्रस्त है। तो क्यों ना एक क्षेत्र जहां पर अधिक जल है उस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जहां न्यून जल है उस क्षेत्र में स्थायी रूप से जल लाया जा सके, तो दोनों क्षेत्र ही प्रगति कर पाएंगे। सूखा प्रतिरोधी फसलों के बारे में प्रचार प्रसार सूखे से लड़ने के लिए दीर्घकालिक उपाय है, और यहां पर इस प्रकार की फसलों का कार्य किया जाना चाहिए जो कि सूखा प्रतिरोधी हो। नेक्स्ट है वर्षा जल संवहन सूखे का प्रभाव कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। जो वर्षा जल संवहन सूखा का प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, और इस प्रकार से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सूखे की स्थिति किस प्रकार से हो। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, किस स्थिति में विकास कार्य आपदा का कारण बन जाता है? जो विकास है वो कौन सा परिस्थितियों में आपदा बन जाती है उसके बारे में बताना है। क्योंकि बच्चों विकास को हम किस प्रकार से कर सकते हैं कि वो विकास हमारे लिए लाभदायक हो, ना कि आपदा बन सके। यहाँ पर हम अभी देखा भी था कि विकास को हमें इस प्रकार से करना है, चाहे भूस्खलन की समस्या हो, बाढ़ की समस्या हो, या फिर दूसरे प्रकार की भूकंप की समस्या हो, आदि चीज़ों को हमने अब जानते हैं कि यह भी विकास जैसी चीज़ों से ही प्रभावित होते हैं। लंबे समय तक भौगोलिक जगत में प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने को प्राकृतिक बलों का परिणाम माना जाता रहा, किंतु 20वीं शताब्दी के दौरान मानव द्वारा किए जाने वाले अनेक विकास कार्य प्राकृतिक आपदा के लिए उत्तरदायी रहे हैं। तो हम पहले तो ऐसे मानते थे कि ये जितने प्राकृतिक आपदाएं हैं प्राकृतिक रूप से आते हैं, नेचुरली आते हैं, प्राकृतिक बलों का परिणाम है। लेकिन हमने हाल ही में देखा कि ये मानव जनित भी हो सकते हैं, मानव भी इसमें प्रमुख भूमिका निभा सकता है बच्चों। भोपाल गैस त्रासदी देख सकते हैं, चेरनोबिल नाभिकीय आपदा, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा अन्य हानिकारक गैसों का सतत रूप से वायुमंडल में छोड़ा जाना तथा पर्यावरण प्रदूषण संबंधी मानवीय कार्य आदि यहाँ पर यदि देखें तो ये क्या है, मानवीय कार्य हैं। इससे क्या हुआ, प्राकृतिक आपदाएं यहाँ पर आई। यद्यपि मानवीय समाज को आगे बढ़ाने के लिए विकास अति आवश्यक है, वर्तमान समय में मानव जितनी सुख सुविधाओं का उपयोग कर रहा है वह बिना विकास के संभव नहीं है। किंतु जहां मानव ने एक तरफ आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए भूमि के संसाधनों का अविवेकपूर्ण ढंग से विदोहन किया है, वहीं दूसरी तरफ विनाश के बल पर किए गए विकास ने अनेक पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म दिया है। ये हम जानते हैं, विकास और विनाश दोनों साथ साथ चले आ रहे हैं। तो विकास इस प्रकार से हमें करना चाहिए बच्चों कि विनाश न्यूनतम हो, न्यूनतम विनाश के साथ में हम विकास अत्यधिक कर सके, ऐसा कार्य योजना हमें तैयार करनी चाहिए। इसमें भूस्खलन, बाढ़, मृदा अपरदन, भूकंप, भूमंडलीय तापन, ओजोन परत का क्षयीकरण तथा अम्लीय वर्षा आदि उल्लेखनीय समस्या है। अतः विकास कार्य निम्नलिखित स्थितियों में आपदा का कारण बन जाता है। पहला है, जब मानव के द्वारा बांध आदि का निर्माण सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है, तब यदि इसकी ऊंचाई बढ़ा दी जाती है तो इसका टूटना अथवा विस्तृत झील संकट का कारण बन जाता है। जब बांध आदि जो चीज़ें हैं, हालांकि ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है, काफ़ी फायदेमंद चीज़ है बांध बनाना नदियों पर, लेकिन बच्चों यदि ये टूट जाए, किसी परिस्थिति में टूट जाए तो बड़े विनाश का
है, बड़े बच्चों यहाँ प्राकृतिक आपदा का कारण भी बन सकता है। दूसरा है पर्वतीय क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य भी संकट का कारण बन जाता है, क्योंकि इससे बड़ी मात्रा में भूस्खलन आदि होते हैं। यहाँ पर बच्चों पहाड़ों को तोड़ करके यदि हम सड़क का निर्माण करें या दूसरे विकासात्मक कार्य करें तो वो भूस्खलन के लिए जिम्मेदार होते हैं और पूरा पर्वत वो वहाँ पर समस्याग्रस्त हो सकता है, क्योंकि वहाँ से हमने क्या निकाला, सड़क निकाली है, दूसरे विकास कार्य किए हैं। बढ़ती जनसंख्या की उधर पूर्ति के लिए जंगलों को काटकर साफ करना भी संकट का कारण बनता जा रहा है। इससे अपरदन की प्रक्रिया तीव्र हो रही है। मृदा अपरदन की जो यहाँ पर समस्या देखी जाती है, यह भी बड़ी विकट समस्या होती जा रही है। विभिन्न प्रकार की गैसें यथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि जो कि उद्योगों से निकलती है, वे संकट का कारण बन जाती है। तो यहाँ पर पर्यावरण का प्रदूषण भी यहाँ पर देखा जाता है। ये किसके जनित है, मानव जनित है। नेक्स्ट है परमाणु शक्ति का उत्पादन, जो कि परमाणु ईंधन द्वारा होता है। भोपाल गैस त्रासदी तथा रूस में चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र में हुई घटना इसका ज्वलंत उदाहरण है, जो कि हमें देखने को मिल रहा है कि मानव के द्वारा किया गया जो कार्य है वो यहाँ पर आपदा या त्रासदी के रूप में भी प्राप्त हो सकता है। और नेक्स्ट है अवैज्ञानिक ढंग से किया जाने वाला भू उपयोग भी संकट का एक कारण बन जाता है, क्योंकि भू उपयोग वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए। हम किसी भी प्रकार से कहीं पर भी ये भू उपयोग कर लेते हैं, ठीक है, चाहे जहाँ वहाँ पर हम भवन निर्माण कर लेते हैं, चाहे जहाँ वहाँ भूमि का उपयोग कर लेते हैं। जंगलों को हमने काट दिया है, कृषि की जो ज़मीनें हैं उनको अत्यधिक रूप से हमने रासायनिक पदार्थों से पे प्रेरित कर दिया है। रासायनिक पदार्थ लगातार उसमें डाले जा रहे हैं, जिससे मृदा संकट होता जा रहा है, अर्थात पूरा पर्यावरण इससे ग्रसित है। मानवीय प्रयास इसमें सर्वाधिक रूप से देखे जाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर संकट या आपदा बन रहे हैं, और लगातार रूप से लोग इसके बारे में अवेयर भी हो रहे हैं कि इसे किस प्रकार से कम किया जा सके। इस तरीके के कम कार्य करें, कम विकास कार्य करेंगे, जिससे कि संकट कम से कम हो। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने इस चैप्टर का ये अभ्यास प्रश्न किया। धन्यवाद बच्चों।